मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाम के जो अहम तरीन फ़राइज़ हैं उनमें एक ज़कात भी है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये इस्लाम के 4 बुनियादी अमाल और 4 अहम तरीन फ़रीज़े हैं। आम तौर पर रमज़ान के महीने में लोग ज़कात निकाला करते हैं, इसलिए इस महीने में ज़कात से मुताल्लिक़ सवालात और मसाइल ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रोज़े का तो रमज़ान से बहुत गहरा रिश्ता है कि रोज़ा फ़र्ज़ ही रमज़ान के महीने में है, लेकिन ज़कात का रमज़ान से कोई रिश्ता नहीं है। फ़रीज़ा होने की हैसियत से, वाजिब होने की हैसियत से, अदा करने की हैसियत से। हाँ, कोई शख्स अगर अदायगी रमज़ान के महीने में करता है, उसकी ज़कात फ़र्ज़ उस वक्त होती है जबकि फ़र्ज़ होती है, लेकिन अदा वो इस महीने में करता है तो अजर व सवाब ज़्यादा मिले इस मकसद और इस नियत से तो उसे यकीनन सवाब मिलेगा। लेकिन बहैसियत फ़रीज़े के, बहैसियत वाजिब के, अल्लाह की तरफ से उसके सिलसिले में जो अहकामात बताए गए हैं उसके एतबार से रमज़ान के महीने से ज़कात का कोई कनेक्शन और ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ होती है जब भी निसाब पूरा हो जाता है। जो इस्लाम ने क्राइटेरिया रखा है मालदारी का, जब भी आदमी उसको टच कर लेता है, उसके बाद से 1 साल अगर उस माल के ऊपर गुज़र गया है, 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उसके ऊपर ज़कात हो जाती है। वो रबीउल अव्वल के महीने में भी हो सकती है, रजब के महीने में भी हो सकती है, शाबान में भी हो सकती है, शव्वाल में भी हो सकती है। जब भी साल मुकम्मल होता है ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आम तौर पर लोग अदा करते हैं रमज़ान के महीने में, कोई हरज नहीं है, यकीनन सवाब है रमज़ान के महीने में अदा करने का, लेकिन साल का मुकम्मल होना हर एक का रमज़ान में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज की गुफ्तगू में ज़कात के हवाले से कुछ बुनियादी मसाइल, अहकामात और इस ज़कात के निज़ाम को जो इस्लाम ने पेश किया है आपके सामने रखा जाएगा, ताकि हम सही तरीके पर ज़कात अदा करने वाले बने और ज़कात के मकसद को भी समझ सकें और उसके निज़ाम को भी जिस हद तक हम ला सकते हैं लाने की फ़िक्र और कोशिश करें। ज़कात माल का हक़ है जो अल्लाह की तरफ से तय किया गया है, जिस तरह नमाज जिस्म का हक़ है जो अल्लाह की तरफ से तय किया गया है। यही वजह है कि कुरान पाक में 20 जगह अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात को मिलाकर ज़िक्र किया है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ये कुरान की ऐसी इस्तिलाह है, ऐसी टर्म है कि 20 जगह ये रिपीट होती है। नमाज के साथ ज़कात, नमाज को कायम करने का हुक्म और ज़कात को देने का हुक्म, क्योंकि ये इस्लाम का एक बैलेंस है। इस्लाम की पूरी शरीयत जो है उसका बैलेंस इन 2 पिलर्स के ऊपर बुनियादी तौर पर खड़ा हुआ है। यकीनन रोज़े भी एक इस्लाम का पिलर है, हज भी एक इस्लाम का पिलर है, लेकिन अगर तमाम अहकामात का तज्ज़िया किया जाए, एनालाइज़ किया जाए, तो हम 2 हिस्सों में उनको बांट सकते हैं। एक हिस्सा है जो हुकूकुल्लाह का है और एक हिस्सा है जो हुकूकुल इबाद का है। एक हिस्सा है जो हमारे जिस्म से मुताल्लिक़ है और एक हिस्सा है जो हमारे माल से मुताल्लिक़ है। पूरी शरीयत इन्हीं दोनों के सिलसिले में अहकामात हमारे सामने रखती है, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को उन्वान बनाकर कुरान पाक में बार बार रिपीट किया है, ताकि इन 2 बुनियादों के ऊपर हमारी शरीयत कायम रहे, हमारा दीन चलता रहे, हमारी ज़िंदगी और अमल जारी रहे। तो नमाज कायम करना, अपने जिस्म के ज़रिए से 5 वक्त नमाज को सही तौर पर अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह पूरे साल के अंदर जो माल हमारे पास ज़कात के लायक हो और निसाब को पहुँचता हो, उसको भी अदा करना ज़रूरी है। जो नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता, वो दीन पर अमल नहीं करता। जो ज़कात देता है लेकिन नमाज की परवाह नहीं करता, वो भी दीन पर अमल नहीं करता। दोनों दीन के बुनियादी अहकामात हैं, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि ज़कात के बारे में लोगों के अंदर वो संजीदगी नहीं होती, वो फ़िक्र नहीं होती, वो सिंसियरिटी नहीं होती, सीरियसनेस नहीं होती जो नमाज के बारे में होती है। हालांकि दोनों का वज़न एक है, दोनों के बारे में अल्लाह ने बराबर गुफ्तगू की है, दोनों पर बराबर स्ट्रेस किया है, दोनों को एक दर्जे में रखा है। दोनों फ़र्ज़ हैं और दोनों में कोई फ़र्ज़ होने की हैसियत से फ़र्क नहीं है।
यकीनन नमाज का हिसाब किताब सबसे पहले आखिरत में होगा, क्योंकि वो ऐसा बुनियादी फ़र्ज़ अल्लाह का है कि उसमें कोताही करने के नतीजे में इंसान पूरी शरीयत में कोताही करने का मुल्ज़िम ठहरता है, यहाँ तक कि दीगर चीज़ों का हिसाब किताब हो जाए। तो ज़कात इस्लाम के अहम तरीन फ़राइज़ में से है। ज़कात का बुनियादी मकसद पाकी हासिल करना है। ज़कात कहते ही हैं पाक करने को, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, इसके माने होता है साफ़ करना, क्लीन करना, प्योर करना, प्योरीफाई करना। इसीलिए कुरान पाक में बाज़ जगह ज़कात का लफ्ज़ और ज़कात देने वालों का लफ्ज़ अपने आप को, रूह को, दिल को पाक करने वालों के लिए हुआ है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात को करते हैं, यानी अपने दिल को प्योर रखते हैं, अपनी रूह को साफ़ रखते हैं। तो ज़कात का मतलब पाक साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, प्योर रखना, ये होता है। इसके ज़रिए से माल की सफाई होती है। हमारे पास जो कुछ माल अल्लाह ने दिया हुआ है उसको अगर पाक करना है, हलाल करना है, साफ़ सुथरा रखना है और हिसाब किताब से बचा कर रखना है, वो हिसाब किताब के जिसकी वजह से पकड़ हो जाती है, तो उसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया सूरह तौबा में, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। आप इनसे सदका कलेक्ट करिए, सदका वसूल करिए, जो सदका इनको पाक करेगा, इनका तज़किया करेगा। एक है क्लीनलीनेस, एक है प्योरनेस, दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं, तहारत और तज़किया। पाकी भी हासिल होगी और इसके ज़रिए से दिल की सफाई और माल की सफाई भी होगी। और आप इनके लिए दुआ फरमाइए, आपकी दुआ इन लोगों के लिए, ज़कात देने वालों के लिए सुकून का बाइस है। तो ज़कात का मकसद माल को पाक कर देना और इसी के साथ साथ अपने दिल को भी साफ़ सुथरा रखना, माल की मोहब्बत से, माल की आलाइश से, माल के असरात से। और दूसरा एक बड़ा मकसद अपने भाइयों की फ़िक्र करना, गरीबों की फ़िक्र करना, उनका सहारा बनना, उनकी मदद करना और एक बैलेंस सोसाइटी में कायम करना, इकनॉमिकल बैलेंस कायम करने की कोशिश करना, जो इस्लाम का एक बड़ा मोटिव है, उसकी शरीयत का एक बड़ा मकसद है। तो ये मकासद हमारे सामने ज़कात के अगर रहेंगे तो हम इसके मकसद को हासिल करेंगे ज़कात अदा करते वक्त। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक ज़बरदस्ती हुक्म समझ के उसको दे दिया, बल्कि उसके ज़रिए से हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप होनी चाहिए कि हम अपने माल को भी पाक कर रहे हैं, अपने दिल को भी पाक कर रहे हैं, दूसरों का सहारा भी बन रहे हैं, एक बैलेंस सोसाइटी में कायम कर रहे हैं, अल्लाह के हक़ को अदा कर रहे हैं, बंदों के हक़ को अदा कर रहे हैं। एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नेमत दी हुई है, उसका मैं फ़रीज़ा समझकर हक़ अदा कर रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में जहाँ भी माल खर्च करने का हुक्म दिया है, वहाँ एक बड़ा लतीफ़ इशारा किया है। वो लतीफ़ इशारा ये है कि अल्लाह के माल में से खर्च करो, आतू मिम्मा लिल्लाह, अल्लाह के माल में से खर्च करो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया है। अथॉरिटी, असल मिल्क अल्लाह की है, हमारे माल का असल मालिक अल्लाह है। ये एहसास दिलाया गया है जहाँ जहाँ अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया है। तो ये एहसास भी रहना कि माल अल्लाह का है, उसने हमको दिया है, हमसे मांगा है, लिहाजा जिसका माल हो अगर वो मांगे तो उसको देना ज़रूरी होता है। ज़कात के बहुत सारे अहकामात और मसाइल हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके मोटे मोटे मसाइल और बड़े बड़े जो अहम मामलात हैं वो आपके सामने आ जाएँ। उलमा के दरमियान, स्कॉलर्स के दरमियान बाज़ जुज़ई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ भी हुआ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का अलग ओपिनियन है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का अलग ओपिनियन है। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पहलू आपके सामने रख दिए जाएँ, ताकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जो फॉलो करते हैं उनके सामने भी ज़कात अदा करने के मसाइल वाज़े हो जाएँ, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है उसके मुताबिक भी जो ज़कात अदा करना है वो समझ में आ जाए। बुनियादी तौर पर 4 किस्म के माल हैं जिनके ऊपर ज़कात होती है। इन 4 किस्म के माल पर गुफ्तगू करने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि ज़कात
किस तरह के माल पर फ़र्ज़ होती है। 4 किस्म के माल हैं, लेकिन किस क्वालिटी के माल के ऊपर खर्च होती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ज़कात को माल के अंदर फ़र्ज़ किया गया है। बुनियादी तौर पर उसके अंदर नुमू की सिफत होती है। नुमू का मतलब होता है इंक्रीमेंट, उसके अंदर बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। जो माल बढ़ने वाला होता है, चाहे वो फिज़िकली हमारे सामने बढ़ रहा हो या वो मानवी तौर पे मीनिंग के एतबार से बढ़ता हो, मटीरियल ना बढ़ता हो लेकिन मीनिंग के एतबार से बढ़ता हो, उसकी वैल्यू बढ़ती हो, वैल्यू के एतबार से अगर वो इंक्रीज़ होता है तो वो भी ज़कात के माल में शुमार होता है। जो चीज़ सामने फिज़िकल बढ़ती है वो जानवरों के अंदर होती है। जानवर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 15 से 20 हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, 25 हो जाते हैं उन जानवरों के, तो ये फिज़िकली उनमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो सोना होता है, चांदी होती है, वो मानवी तौर पर बढ़ते हैं। वो जो हमारे पास करेंसी रखी हो, सोना चांदी रखा हो, वो अपनी वैल्यू के एतबार से बढ़ते रहते हैं, उनके अंदर इजाफा होता है। तिजारत का माल होता है, वो भी अपनी वैल्यू के एतबार से बढ़ता रहता है। तो इसलिए शरीयत ने उसी माल में ज़कात रखी है जिसके अंदर बढ़ने की सिफत होती है। जो चीज़ बढ़ती नहीं है, मिसाल के तौर पर कार है, घर है, जो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, वो इस्तेमाल के लिए हो या मैंने दूसरा घर अपना बनाया हुआ है जहाँ मैं कभी कभी जाता हूँ, साल में जाता हूँ, 2 साल में रहने के लिए जाता हूँ, वो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है, तिजारत के लिए नहीं रखा है, तो वो घर बढ़ने वाला नहीं है। वो बेचने के मकसद से बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए या नॉन कमर्शियल पर्पज़ से उसको रखा हुआ है, इसलिए उसके अंदर बढ़ने वाली सिफत नहीं है, तो ज़कात नहीं होगी। 4 किस्म के माल हैं जिनके अंदर ज़कात हुआ करती है। एक तो जानवर हैं, मवेशी जिनको कहा जाता है, इनकी 3 किस्में हैं, ऊँट, गाय, बैल, और तीसरे नंबर पर भेड़, बकरी और दुम्बे वगैरह। ये 3 किस्म के जानवर होते हैं जिनको रखने का मकसद दूध हासिल करना और उनको दूसरे मकासद में जो बच्चे पैदा करके बढ़ाना और दूध वगैरह फ़रोख्त करना, इन मकासद के लिए अगर इन जानवरों को रखा जा रहा है 3 किस्म के, तो इनके ऊपर अलग ज़कात है जिसका अलग मेजरमेंट है। 5 ऊँट पर एक ज़कात है, 40 बकरियों पर एक ज़कात है, इसी तरह 20 गायों पर एक ज़कात है। उसका अलग अलग निसाब है, गाय का अलग निसाब है और ऊँट का अलग निसाब है, बकरे और भेड़ और दुम्बे का अलग निसाब है। वो उस जानवर के ऊपर है जिसको दूध और नस्ल के लिए रखा गया हो। और जो जानवर पाले जाते हैं, फार्मिंग की जाती है और उसके ज़रिए से दूध मकसद नहीं होता बल्कि उसको बेचना मकसद होता है, तो वो दूसरी कैटेगरी में आता है। वो इस मेजरमेंट के एतबार से नहीं चेक किया जाता है जो शरीयत ने दूध वगैरह के जानवरों के लिए रखा है। वो तिजारत के माल में आता है जिसका निसाब मैं आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा जो जानवर होते हैं, घोड़ा है या बैल वगैरह है, जो कि आदमी अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है या खेती बाड़ी पर काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होती है। जो आदमी सवारी के लिए जानवरों को इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल की है, वो दूध वगैरह हासिल करने के मकसद से नहीं है, इसलिए उस पर ज़कात नहीं है। या इसी तरह जो बैल, गाय, भैंस वगैरह होती हैं जिनको खेतों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उनको चराया जाता है और उनके ज़रिए से हल जोता जाता है, उन इस्तेमाल करने वाले जानवरों के ऊपर भी ज़कात नहीं होती है। ज़कात उन्हीं जानवरों के ऊपर है जो दूध के लिए और नस्ल के लिए पाले जाते हैं और उसको इसी मकसद के लिए रखा जाता है। दूसरी किस्म है खेती बाड़ी, फल वगैरह। जो खेती है और फल वगैरह उगते हैं, उनका एक अलग निसाब है, उनकी ज़कात अलग तरह से है। उनका एक मुस्तकिल शरीयत के अंदर एक चैप्टर है जिसके ज़रिए से ज़कातुज़्ज़ुरूअ और ज़कातुस्सिमार को पढ़ा जाता है कि जो खेती होती है, एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर हम तिजारत के मकसद से या अपने इस्तेमाल के लिए एक बड़ा गल्ला उगाते हैं, उसके ऊपर क्या ज़कात होगी और कितनी ज़कात होगी, उसका एक अलग हुक्म है। तीसरी किस्म है सोना, चांदी और नकदी माल, गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसीज़। आज के ज़माने में करेंसी होती है, रुपया होता है या दूसरे फॉर्म में हमारे पास करेंसीज़ होती हैं। उन करेंसियों के ऊपर भी एक तरह की ज़कात है। जो सोने चांदी दोनों को अलग करेंगे तो 2 अलग हो जाएंगे, वरना ओवरऑल इन दो को एक में रख सकते हैं, एक कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं, सोना, चांदी और करेंसी। चौथी किस्म जो है वो तिजारत वाला माल है।
जो माल हमने तिजारत के मकसद से रखा हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ के भी हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे ज़मीन का हो, चाहे कोई दुकान की शक्ल में हो या कारखाने की शक्ल में हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो, जो भी हो, उन सब को एक अलग तरीके पर मेजर किया जाता है और उनका निसाब रखा जाता है। तो इन 4 किस्म के मालों को हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, उसके एतबार से हमें निसाब को पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। निसाब को पहुँच रहे हैं तो कितना माल हम पर वाजिब हो रहा है उसको अदा करना है। ज़कात जो फ़र्ज़ है वो एक निसाब के साथ जुड़ी हुई है। निसाब कहते हैं वो स्केल कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक आदमी उस चीज़ में मालदार समझा जाता है। उसकी एक मिक़दार है, क्वांटिटी है जो सेट की गई है, उसी के एतबार से उस निसाब को चेक किया जाता है। जब भी उसको रीच हो जाते हैं, उसको टच कर जाते हैं, तो हमारा ज़कात वाला माल बन जाता है और उसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी होता है। जानवरों का अलग निसाब है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता वरना बहुत ज़्यादा वक्त उसमें चला जाएगा। खेती बाड़ी का भी अपना एक निसाब है। आसान तरीके पर अगर उसको समझाया जाए तो कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी हम अपने पानी से चलाते हैं, जो एग्रीकल्चर हम अपने पानी से, ज़मीन से, बोरवेल के ज़रिए से और पानी को खींचकर मशीन के ज़रिए से अगर पानी दे रहे हैं खेती में, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा, उसकी जो पैदावार होगी, जितना भी गल्ला उससे निकलेगा, उसका 10वां हिस्सा, उसका 20वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, यानी 5%। अगर हम उसको खुद से पानी दे रहे हैं, मतलब अगर मेरा उस पर ख़र्च हो रहा है, पानी उसको देने में, खेती करने के लिए अगर हमारा ख़र्च हो रहा है, मोटर लगाना पड़ रहा है, बोरवेल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ज़्यादा इस पर डिपेंड है हमारी खेती, तो फिर उसके ऊपर 5% ज़कात है। लेकिन अगर कोई खेती ऐसी है जिसमें हमें पानी देने के लिए अपना कुछ लगाना नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ रहा बोरवेल वगैरह या मोटर से, बल्कि वो नहर से पानी लिया जा रहा है, नहर बराबर में जाती है, उससे एक नाली खींच दी गई है जिससे पानी आ जा रहा है, या बारिश होती है उससे खेती हो जाया करती है, अलग से पानी नहीं डालना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से। या इसी तरह अगर नहर दूर है और आदमी का खेत दूसरी तरफ है और उसको मोटर के ज़रिए से पानी नहर से खींचना पड़ रहा है, तो ये भी उसी किस्म में से होगा कि जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे वो नहर से ले रहा हो, लेकिन क्योंकि वो अपना मोटर यूज़ कर रहा है, अपना माल खर्च कर रहा है पानी को हासिल करने के लिए, इसलिए उस पर 5% होगा। लेकिन जो बग़ैर अपने ख़र्चे के होता है और बराह रास्त पानी अल्लाह की तरफ से मिल रहा होता है फ्री में, तो उसके ऊपर 10% ज़कात देनी पड़ती है। 10वां हिस्सा उसका जो गल्ला होता है उसमें से निकालना पड़ता है ज़कात में। उसका भी एक निसाब है, वो निसाब 5 वसक़ है। जब खेती से प्रोडक्शन जो है वो 5 वसक़ तक पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। 5 वसक़ जो होता है वो तकरीबन 720 केजी होता है। 720 किलोग्राम का अगर प्रोडक्शन है किसी की खेत में, किसी के बाग में, किसी के किसी भी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, स्टेट में, आजकल स्टेट होती हैं जिसमें आदमी मुख्तलिफ स्पाइसेस और तरह तरह की चीज़ें उगाता है, तो उसके ऊपर अगर क्वांटिटी इतनी है 720 किलोग्राम, तो उसकी ज़कात अदा करनी होगी। उसका 5% या 10% डिपेंड ऑन वाटर सप्लाई। अब एक बात और इसके बारे में मैं वाज़े कर दूं कि किस तरह के प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात वाजिब होती है ज़मीन की पैदावार के अंदर। ज़मीन की पैदावार में जो गल्ले का सामान है, गेहूं है, जौ है, खजूर है और इसी तरह किशमिश वगैरह है जो बनाई जाती है उससे, अंगूर से, इन सारी चीज़ों के ऊपर तो ज़कात वाजिब होती है। इसके अलावा और कितनी खेतियाँ हैं जिस पर ज़कात होती है, इसमें थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हमारे सामने आता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो और इस्तेमाल के लिए या नफ़ा हासिल करने के लिए किया जाता हो, किसी भी तरह का हो, उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। इसीलिए उनके यहाँ वेजिटेबल्स के ऊपर भी ज़कात है, जो कि मुख्तसर वक्त के लिए होती है। अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में न रखा जाए तो वो ख़राब हो जाती है, वो सूखती नहीं है, उसको ड्राई नहीं किया जाता बल्कि उसको वेट ही यूज़ किया जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कंडीशंस रखते हैं जिन खेतियों के ऊपर, जिन प्रोडक्शन के ऊपर एग्रीकल्चर के ज़कात वाजिब होती है, उसकी 3 कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि वो ड्राई की जाती हो, दूसरा यह है कि उसको महफूज किया जाता हो, उसको सेव करके रखा जाता हो, एक टाइम के लिए ख़राब ना होती हो,
और तीसरी चीज़ ये है कि उसको मेजर किया जाता हो, उसको तौला जाता हो, तौल कर उसकी कीमत लगाई जाती हो या नाप कर कीमत लगाई जाती हो। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक के इमाम अहमद और इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी ये कहते हैं कि वेजिटेबल्स जो होती हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं होती, चाहे वो 720 केजी ही प्रोड्यूस होती हो, क्योंकि ये चीज़ लंबे टाइम तक रहती नहीं है और ये सिक्योर करके लंबे पीरियड तक नहीं रखी जाती नेचुरल एटमॉस्फेयर में, इसको ड्राई नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, जो भी ज़मीन से पैदावार हो रही है और उसका फ़ायदा इस्तेमाल किया जाता है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, तो उस पर ज़कात देनी है अगर वो इस लेवल की है। तो बहरहाल ये खेती बाड़ी के सिलसिले में एक मोटा मसला है जो आपके सामने आ गया। जिनका स्टेट है, जिनका जो स्पाइसेस हिल स्टेशन वगैरह में उगाते हैं, उनको देखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक बात और ख्याल रखने की है, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा ख़र्चा होता है, लेबर है, दूसरी चीज़ें हैं। जब मेजर किया जाएगा ज़कात के एतबार से तो उन सब को अलग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन ख़र्चों को अलग हटा दिया जाए, उस प्रोडक्शन में से उतना जो ख़र्चा है वो अलग करके फिर बाकी में से दिया जाए, ऐसा नहीं। जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर से ज़कात देना है। उसके लिए क्या ख़र्चा हुआ, वो ख़र्च के एतबार से अल्लाह ने 5% और 10% की बात रखी है। अगर पानी खुद दिया जा रहा है या अल्लाह की तरफ से मिल रहा है तो 5% और 10% का डिफरेंस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़र्चा एक्सक्लूड करके बाकी हिस्से में से ज़कात अदा की जाएगी। जो भी प्रोडक्शन है उसके अंदर 5% या 10% ज़कात निकालना पड़ता है। इसके अलावा जो करेंसीज़ हैं, जो ज़्यादा बड़ा मसला और अहम मसला होता है, ज़्यादातर लोगों के पास करेंसीज़ होती हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उनका अलग निसाब है। गोल्ड का अलग निसाब है, सिल्वर का अलग निसाब है। करेंसीज़ का गोल्ड या सिल्वर के एतबार से निसाब है, क्योंकि वो ख़ुद तो अपनी कोई वैल्यू अलग से नहीं रखती, वो सोने या चांदी के ऊपर ही डिपेंड होती हैं या उसी के एतबार से उनको मेजर किया जाता है। सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना है। 7.5 तोले का मतलब 85 ग्राम, या कुछ लोगों की रिसर्च के एतबार से जो पुराने लोगों ने निकाला है उसके एतबार से 87 ग्राम गोल्ड होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है ओपिनियन का, 85 ग्राम या 87 ग्राम गोल्ड। जिसके पास इतना गोल्ड होगा उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, उसको इसमें से ज़कात निकालनी पड़ेगी 2.5%। गोल्ड का, सिल्वर का और करेंसी का जो निसाब होता है उसमें से ज़कात 2.5% निकाली जाती है। सिल्वर जो है उसकी मिक़दार 52.5 तोला है, चांदी सिल्वर, जिसकी मालियत या ग्राम के एतबार से वो तकरीबन 612 ग्राम चांदी होती है। 612 ग्राम चांदी जिसके पास होगी उसके ऊपर ज़कात चांदी की लाजिम हो जाएगी, ज़रूरी होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जो 612 ग्राम सिल्वर और 85 या 87 ग्राम गोल्ड, इन दोनों की वैल्यू बराबर थी। जो गोल्ड की वैल्यू 85 ग्राम की थी वही 612 ग्राम की सिल्वर की थी, इसलिए वो दोनों निसाब बराबर थे। सोने का निसाब और चांदी का निसाब अपनी वैल्यू के एतबार से बराबर हुआ करता था। 200 दिरहम चांदी के ऊपर ज़कात होती थी और इसी तरह 20 मिस्काल जो कि 20 दीनार्स होते थे उस ज़माने में, उसके एतबार से ज़कात होती थी। अगर देखें उस ज़माने का जो डिफरेंस था गोल्ड में और सिल्वर में, मेजरमेंट के एतबार से 1/7 था। अगर आप देखें कि सोने का एक हिस्सा लिया जाए तो सिल्वर के 7 हिस्से लिए जाएं तो दोनों बराबर होते थे। यूँ कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि सिल्वर उस ज़माने में वैल्यू के एतबार से गोल्ड से 7 टाइम क्वांटिटी में ज़्यादा होती थी। 7 टाइम सिल्वर को अगर रखा जाए तो वो गोल्ड के बराबर होती थी। लेकिन आज तो वो सैकड़ों का फासला हो गया है। आज तो डिफरेंस सोने और चांदी की कीमत में बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है। लिहाजा बाज़ उलमा की तहक़ीक़ ये है कि हम सोने का निसाब तो अलग है, अगर सोना किसी के पास है वो सोने में से ज़कात दे। सिल्वर का निसाब एक मुतय्यन है, जिसके पास सिल्वर है वो सिल्वर में से ज़कात दे। इसके अलावा जो करेंसीज़ हैं हमारे पास, या इसी तरह आगे जो माल तिजारत के बारे में बात आएगी उसको भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए गोल्ड से देखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक इस्टेब्लिश्ड
फॉर्म है वेल्थ का, जो हमेशा सारे ज़माने में बराबर रहा है, इस्टेब्लिश्ड रहा है और उसको एक वैल्यूएबल माना जाता है। और करेंसीज भी एक्चुअल में गोल्ड के बेस पर बनाई गई थी, बाद में उनकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी और पहचान बन गई, इसलिए उसको गोल्ड के एतबार से ही मेजर करना चाहिए। बाज़ उलमा दूसरे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, करेंसी को हम एक अलग से चीज़ समझते हैं, गोल्ड का बदल नहीं मानते, सिल्वर का बदल नहीं मानते, लिहाजा इन दो में से जिससे वो मैच हो जाए पहले, उसी के एतबार से उसका निसाब चलना चाहिए। लिहाजा ये हजरात, ये उलमा कहते हैं, जो हमारे बर्र सग़ीर के उलमा की बड़ी तादाद है, वो ये कहती है कि करेंसीज़ को सिल्वर के एतबार से मेजर किया जाएगा। हालांकि फ़र्क इतना बड़ा है, आप देखें आज के डेट के एतबार से जो मैं देख कर आया हूँ, सिल्वर का रेट 75.80, उसके एतबार से सिल्वर का जो निसाब है वो तकरीबन 46,000 में हो जाता है। जिसके पास 46,000 रुपीज़ हैं उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। लेकिन अगर आप गोल्ड से मेजर करेंगे, 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसका 6,950 रुपीज़ आज का जो रेट है, उसके एतबार से अगर आप देखेंगे तो 6 लाख से ऊपर होता है। 6 लाख से ज़्यादा जिसके पास होंगे करेंसी में, तब जाकर गोल्ड के एतबार से उस पर ज़कात होती है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, इतना बड़ा फ़र्क है दोनों में। इसलिए बहरहाल मेरी राय ये है कि उलमा ने जो गोल्ड को बेस बनाया है और उसको जो एक वैल्यूएबल इस्टेब्लिश्ड फॉर्म माना है वेल्थ का, और वो पूरे ज़माने में एक रिसोर्स रहा है और वो उसके ऊपर इकनॉमी डिपेंड रही है, उसको देखते हुए गोल्ड को ही बेस बनाना चाहिए, उसको ही मेन समझना चाहिए ज़कात के फ़र्ज़ होने में और ज़कात के मुस्तहिक होने में। लिहाजा जो करेंसीज़ हैं उसको इस एतबार से देख लिया जाएगा, उसका 2.5% निकाला जाएगा। चौथा माल जो माल तिजारत होता है, जो हमारे पास अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तिजारत के माल में 2-3 मसले समझने के हैं। तिजारत के लिए हमने जो कुछ भी बनाया होता है बिज़नेस पर्पस से, उसमें कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कहा जा सकता है कि बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स होते हैं, जिनके अंदर प्रॉफिट मकसूद नहीं होता। जो एसेट हमने दुकान की शक्ल में रखा होता है, उसके अंदर के टूल्स होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, उसके अंदर का डेकोरेशन होता है, सामान होता है। जाहिर है हम जब अपना बिजनेस का कैलकुलेशन करते हैं तो उस एसेट को भी जोड़ते हैं, लेकिन वो एसेट कमर्शियल पर्पस से नहीं है, वो एसेट्स वो सारे बेचने के मकसद से नहीं है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है। वो सामान जो बेचने के मकसद से है, खालिस कमर्शियल पर्पस से है, वो तिजारत वाला माल माना जाता है। लिहाजा उसको देखा जाएगा कि वो सोने के एतबार से जो 7.5 तोला सोना है, उसके कीमत को अगर पहुंच जाता है, उसकी जो भी वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को हमारे पास जो तिजारत का माल है वो पहुंच रहा है, तो वो ज़कात वाला माल बन जाएगा और उस पर हमको ज़कात अदा करनी पड़ेगी जब साल गुजरेगा। तो हम उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे, जो चीज़ें हमारे बेचने के मकसद से नहीं है। बाकी जो चीज़ें बेचने के मकसद से हैं, उन सब को इंक्लूड करके हम पूरा हिसाब किताब करेंगे। अब हिसाब किताब जो करना है, अपना पूरा कैलकुलेशन करना है ज़कात का, इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो फार्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी फार्मूला है कि जिसके ज़रिए आदमी बहुत आसानी से अपने पूरे माल का कैलकुलेशन करके ज़कात अदा कर सकता है। उनके यहाँ उसूल ये है कि आपके पास जो कुछ है इन हैंड या आपके पास इन डेप्थ की शक्ल में अगर है, या क्रेडिट की शक्ल में, इन हैंड हो या क्रेडिट हो, इन दोनों को मेजर किया जाएगा। वो तिजारत का माल हो, सोना हो, चांदी हो, करेंसी हो, इन सब को मिलाकर मेजर करिए। अगर वो निसाब के बराबर पहुंच रहे हैं तो आप साहिब निसाब हैं और आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, और पूरे में से आपको 2.5 निकालना है। क्योंकि इन चारों को, सोना, चांदी, करेंसी और तिजारत वाला माल, उन्होंने एक ही कैटेगरी में शुमार किया है। खेती बाड़ी अलग है, जानवर अलग हैं, लेकिन तिजारत के पर्पज़ से रखा हुआ सामान, सोना, चांदी और इसके अलावा करेंसी, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अगर किसी के पास थोड़ा गोल्ड है और थोड़ा सिल्वर है और किसी के पास थोड़ी करेंसी है, तो इन सब को मिला लिया जाएगा, गोल्ड भी इंक्लूड कर दिया जाएगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। तो आदमी के पास जितना भी बैंक में है सेविंग
जितना क्रेडिट है उसको लेना है वो सब, और जो तिजारत का सामान उसके पास स्टॉक है वो सारा का सारा स्टॉक को और करेंसी को और इसके अलावा सेविंग को और जो उसके पास क्रेडिट है उन सब को जोड़ लिया जाएगा, उसके अंदर से 2.5% निकाल दिया जाएगा। सिंपल फॉर्मूला उनके एतबार से ऐसा है। हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक और बात है कि अगर किसी के ऊपर डेब्ट्स हैं, कर्ज है, दैन है, उसको अदा करना है तो उसको इसमें से हटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। पूरा मेजरमेंट करने के बाद जो उसके ऊपर कर्ज है, लोन है या डेब्ट्स हैं उसको माइनस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा पूरा कैलकुलेशन सोने, चांदी, करेंसी और माल तिजारत का 15 लाख होता है और मुझे जो क्रेडिट लेने का है वो सब भी इसमें जोड़ लें तो 20 लाख होता है। मेरे पास टोटल जो है सब कुछ मिलाकर, तिजारत का माल, सोना, चांदी, करेंसी और क्रेडिट सब मिलाकर अगर देखेंगे तो 20 लाख होता है। लेकिन मेरे ऊपर जो कर्ज है, जो मुझे पे करना है, टू पे जो है वो 10 लाख है, जो मुझे देना है दूसरे को, मेरे ऊपर कर्ज है। तो अब हम जब ज़कात का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 20 लाख में से इन 10 लाख को माइनस कर देंगे और 10 लाख की ज़कात अदा करेंगे। ये सिंपल फार्मूला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के एतबार से होता है कि हम सब चीज़ों को जोड़ें और उसमें से इस तरीके पर ज़कात अदा करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ज़रा मसला डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है उसका मेजरमेंट और कैलकुलेशन थोड़ा सा। उसके लिए बुनियादी तौर पे ये समझ आ जा सकता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हर एक का निसाब अलग अलग चलता है, एक के साथ दूसरे को मर्ज नहीं किया जाता। सोना चांदी मर्ज नहीं होते, तिजारत वाला माल और सोना मर्ज नहीं होते, सबको अलग अलग रखा जाता है। सोने का अलग निसाब, चांदी का अलग निसाब, करेंसी को बहरहाल सोने के साथ जोड़ लिया जाता है, वो मिलाकर रखा जाएगा। जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कहलाता है, कैश फॉर्म में कहलाता है, सोना, चांदी और करेंसी के फॉर्म में कहलाता है, वो अपना अलग अलग निसाब है और उसके एतबार से ज़कात देनी है। तिजारत वाला जो माल है उसका अलग हिसाब चलेगा। यहाँ तक कि अगर आदमी के पास एक से ज़्यादा बिजनेस है, एक बिजनेस दूसरी चीज़ का है, दूसरा दूसरी चीज़ का है, तीसरा तीसरी चीज़ का बिजनेस है, सबको भी मिलाया नहीं जाएगा, सबका अलग अलग हिसाब होगा, सबकी अलग अलग ज़कात होगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं दुकान भी रखता हूँ अपनी वेजिटेबल, इसकी क्या कह सकते हैं आप, ग्रोसरी की दुकान है मेरे पास, जिसके अंदर गल्ला और सामान वगैरह है, उसकी जो कीमत होती है मेरी दुकान के अंदर जो सामान है वो 50 लाख होती है। 50 लाख का स्टॉक मेरे पास है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे इस 50 लाख का अलग कैलकुलेशन करेगा, इसका साल अलग चलेगा, इसका मेजरमेंट अलग होगा। हो सकता है इसका साल शव्वाल से शुरू हुआ हो, आपने जब दुकान शुरू की थी और इतना स्टॉक लिया था तो उस वक्त से उसका हिसाब किताब शुरू होगा। अगले साल शव्वाल में उसका निसाब पूरा होगा तो उसकी ज़कात देनी है। इसी के साथ आप रियल इस्टेट का भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ से आपके पास लैंड रखी हुई है, वो जो आपके पास लैंड है वो आपने रबीउल अव्वल के महीने में ली थी, स्टार्ट किया था वो बिज़नेस, तो उस महीने के एतबार से उसका साल चलेगा और वो अगर निसाब के बराबर होगी तो उसका अलग हिसाब होगा और उसकी अलग ज़कात होगी। तो उनके नज़दीक जो अलग अलग फॉर्म की चीज़ें होती हैं, अगर एक चीज़ से ही निकल कर आने वाला प्रॉफिट है तो वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन उससे हटकर अगर कोई प्रॉफिट मिला है, कोई माल मिला है, कुछ और सामान तिजारत है, उन सब का अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग हिसाब, अलग अलग साल और अलग अलग ज़कात, ये उनका फॉर्मूला है। यहाँ तक कि अगर आदमी के पास माल है, वो माल उसने बिजनेस से कमाया है, उसके पास कैश की शक्ल में आ गया, 50 लाख उसके हाथ में कैश है, लेकिन उसको विरासत में माल मिला है 10 लाख रुपए, जो कि परसों मिला है, 2 दिन पहले मिला है। उसकी ज़कात का जो टाइम है अपने माल का, जो करेंसी में वो देता है, वो रमज़ान के महीने की 10 तारीख है मिसाल के तौर पर। अब उसको रमज़ान की 7 तारीख को, 8 तारीख को, 5 तारीख को उसको विरासत का माल मिला है या किसी ने गिफ्ट कर दिया है। उसी बिजनेस से प्रॉफिट नहीं मिला उसके हाथ में करेंसी की शक्ल में, बल्कि किसी और दूसरे रीज़न से उसके पास माल आया है, विरासत से आया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, उसको इस माल के साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसका निसाब अलग चलेगा, उसका साल अलग होगा, उसका साल जब पूरा होगा तब उसके ऊपर ज़कात होगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हिसाब किताब रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आसानी के साथ अगर कोई पूरे माल को जो करेंसी के फॉर्म में होता है एक साथ जमा करके उसकी ज़कात निकाल देता है साल ब साल,
तो उसके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अलबत्ता ये शक्ल उनके यहाँ मौजूद है कि अलग रास्ते से, सोर्स से हासिल होने वाला माल अगर हमारे पास है तो वो अगर पूरे साल तक रहेगा तभी उसके ऊपर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज़ रेंटल पर्पस से होती हैं, हमने ज़मीन ख़रीदी, उसमें कुछ बनाया और उसको रेंट के लिए दिया, तो उस चीज़ के ऊपर ज़कात नहीं होती, उस घर के ऊपर, उस दुकान के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर, उससे हासिल होने वाला जो रेंट है उसके ऊपर ज़कात होती है। जब वो हमारी सेविंग में आ जाता है तो उसके ऊपर ज़कात होती है। जो ज़मीन हमने बेचने की नीयत से ख़रीदी, यानी परचेज़ करते वक्त अगर हमारी नीयत बेचने की है तभी उस पर ज़कात है, वरना उसके अलावा नहीं है। अगर बीच में मेरी नीयत हो गई कि इसको आज बेच देंगे तो ज़कात नहीं होती। ज़कात का कैलकुलेशन उस वक्त से शुरू नहीं होता। मिसाल के तौर पर मुझे माँ बाप से प्रॉपर्टी मिली है, उसके ऊपर ज़कात कभी नहीं होती जब तक कि उसको बेच नहीं दिया जाए। बीच में मेरी नीयत हो गई 2 साल के बाद कि मैं इसको बेच देता हूँ, तो अब ऐसा नहीं है कि अभी तो बिकी नहीं, 2 साल के बाद बिक रही है वो, तो 2 साल की ज़कात देनी है, बल्कि जब बिकेगी, कैश हमारे पास आएगा तो उसके ऊपर साल गुजरेगा तो ज़कात होगी। लेकिन जो ज़मीन हमने बेचने की नीयत से ही परचेज़ की है, कंडीशन है, तभी उसके ऊपर ज़कात होगी और उसका कैलकुलेशन शुरू होगा। मैंने ज़मीन ख़रीदी थी अपने इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए नहीं, ऐसे ही रखने के लिए, बीच में 1 साल के बाद मेरी नीयत हो गई नहीं इसको बेच देता हूँ, तब भी उसके ऊपर ज़कात नहीं शुरू होगी जब तक कि बेच न दिया जाए। क्योंकि मैंने जैसा कि बयान किया, ज़मीन पर ज़कात फ़र्ज़ होने की कंडीशन एक ये है कि उसको ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत हो, तभी वो ज़कात का माल माना जाता है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करें अपना, और तमाम चीज़ों को, मसाइल को समझकर ज़कात अदा करें। एक बड़ी ख़राबी क्या होती है कि हम रैंडमली जो समझ में आता है अपना उल्टा सीधा कैलकुलेशन करके ज़कात अदा कर देते हैं। इससे अगर कुछ माल रह गया तो हमारे ऊपर एक बड़ा वबाल होगा। अल्लाह ने फरमाया जो ख़जाना सोने चांदी का जमा कर कर रखते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, तो उनको सख्त तरीन अज़ाब की ख़बर दे दीजिए कि उस ज़ेवरात को, उस सामान को उनके लिए जलाया जाएगा, तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और उनकी पेशानियों को और उनकी पीठों को उससे दागा जाएगा। यह अज़ाब अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह आखिर में एक मसला मैं और बताकर ख़त्म करता हूँ। जो ज़ेवरात होते हैं, जो हमारे पास ज्वेलरीज़ होती हैं, उसके सिलसिले में भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़कात है। गोल्ड जिस फॉर्म में भी हो, मर्द के पास हो, औरत के पास हो, उसके ऊपर ज़कात ज़रूरी है और अदा करना ज़रूरी है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और भी दूसरे इमाम हैं, उनके नज़दीक जो औरत ज्वेलरी अपने पास रखती है, जिसके लेने का मकसद अपना इस्तेमाल करना होता है, उसको बिज़नेस के मकसद से नहीं लिया गया होता है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो वो यूज़ कर रही है और गले में डाली हुई है सिर्फ वही नहीं है, बाकी जो तिजोरी में रखा है उसकी ज़कात देना ज़रूरी है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औरत के ज़ेवरात के ऊपर ज़कात नहीं है, चाहे वो उसको अंदर रखती हो, कभी कभी ही चाहे इस्तेमाल करती हो। अगर उसको इस्तेमाल करने की मकसद से लिया गया है, उसके इस्तेमाल और पहनने का ज़ेवर है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है और उसको मेजर नहीं किया जाता। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बच्चे के माल में भी ज़कात होती है। इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ बच्चे के माल में ज़कात नहीं होती। जो बालिग़ नहीं हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बाप से प्रॉपर्टी मिली है, बाप से बहुत ज़्यादा माल मिला है, बाप का इंतकाल हो गया छोटे बच्चे का, उसको माल मिल गया है, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उसको साल बसाल ज़कात देनी पड़ेगी उस बच्चे के माल में। इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ जब तक बालिग़ नहीं होता उसकी ज़कात नहीं अदा की जाती, बालिग़ होने के बाद ही ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये कुछ बड़े बड़े अहम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे। ज़ाहिर है सारे मसाइल को कवर नहीं किया जा सकता, हमें अपना कैलकुलेशन अपने तौर पर इंडिविजुअल करना और उसको सही तरीके पर अदा करना चाहिए। ज़कात का एक बड़ा मकसद गरीबों की मदद करना और उनका दर्द बांटना है, जैसा कि मैंने कहा। इसी तरह माल को एक हाथ में समेटने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना है, उसको रोटेट करना है, ये ज़कात का एक बड़ा मकसद है। इस निज़ाम को कैसे हम ला सकते हैं, ये एक लंबा मौजू है जिसको आज की गुफ्तगू में समेटा नहीं जा सका है। फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उस सिस्टम की भी बात होगी जो ज़कात के ज़रिए से इस्लाम ने पैदा किया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।